Hello everyone, I am Gaurav Arora. I have secured All India rank 62 in EPFO EOA examination 2020. In this video, I will tell you the basic books. So, starting with a disclaimer, कोई भी बुक लिस्ट फाइनल नहीं होती है. So if you have your own book list, what to read and what not to read, so I will suggest you to not to change your strategy at the last moment. Follow your books, revise multiple times, and keep on revising that same source rather than to follow a different source. So basic book list से start कर लेते हैं. अगर हम सिलेबस के पैटर्न को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश. अगर हम जनरल इंग्लिश के लिए बात करेंगे तो हम बेसिक न्यूज़पेपर और बेसिकली जो EPFO EO एग्जामिनेशन होता है उसमें थोड़ा सा ग्रामर का रोल रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन का रोल रहता है और थोड़ा एरर ओमिशंस या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का रोल रहता है. तो अगर हम इंग्लिश को पढ़ते रहते हैं तो हम उसको कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़ा बेटर हो जाते हैं. और बेसिक ग्रामर के लिए आप कोई भी रिन मार्टिन या बेसिक SP बख्शी जैसी कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं. बट मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप बेसिक हिंदू को पढ़ते रहिए या कोई भी न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल को पढ़ते रहिए और कॉम्प्रीहेंशन को ईजिली सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और उसको कॉम्प्रीहेंड करिए कि आप उससे क्या समझ पाते हैं, किस वर्ड का यूसेज कहाँ पे होता है. आप कोई भी बेसिक SSC या किसी और एग्जामिनेशन के लिए कोई और बेसिक बुक भी यूज़ कर सकते हैं. अगला टॉपिक आता है जनरल साइंस का. तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा क्लास 9th और 10th का NCERT को बाय हार्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं और UPSC का जो सवाल होते हैं वो इन्हीं बुक से गाइडेड होते हैं. कुछ चैप्टर्स जो इन्हीं के एक्सटेंडेड वर्जन से क्लास 11th और 12th के वो भी हम रेफर कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट अगला सब्जेक्ट आता है फ्रीडम मूवमेंट. फ्रीडम मूवमेंट में बेसिकली लिखा जो होता है वो 1857 के बाद का लिखा होता है. तो 1857 में अगर हम बात करेंगे, जो मैंने बुक रेफर किया था दैट वाज मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक बाय राजीव अहीर. तो वन शुड फॉलो दैट. और इसी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग NCERT से क्लास 8th का NCERT एंड क्लास 12th का थर्ड पार्ट थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का थर्ड पार्ट वो भी हम रेफर कर सकते हैं, यानी आर पास्ट 3 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री. डायरेक्ट लाइंस वहीं से ही कॉपीड होके मतलब जनरली सवाल बनता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी बट जनरली वहीं से सवाल बन सकता है. उसके बाद अगर हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए एवरीवन नोज दैट ऑल टाइम बुक फेवरेट इज लक्ष्मीकांत. तो वन कैन रिलाई ऑन लक्ष्मीकांत. एंड इफ़ वन वांट्स अ शॉर्ट नोट, तो मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स जैसे चीज़ें अवेलेबल होती हैं. बट if you have time to read the full book, you will find a lot of questions, lot of direct questions from it. So if you want to focus on polity, follow the book of Lakshmikant. ठीक है. उसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में क्लास 11th-12th का वो बुक्स को पढ़ना चाहिए. और जो न्यूज़पेपर में टर्म्स आ रहे हैं उसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है. जैसे इन्फ्लेशन है तो क्यों हो रहा है, या मतलब उसके रीजंस क्या है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर NCERTs का चैप्टर है तो वो पढ़ना चाहिए. CAD क्या होता है, करंट अकाउंट डिफिसिट यानी क्या होता है, या फिर अगर और कोई भी बेसिक टर्म्स हैं तो हमें उसको पढ़ना चाहिए. उसके बाद अकाउंट्स के लिए जो अगर NCERTs की बात करेंगे तो हमें NCERTs में क्लास 11th और क्लास 12th के NCERTs को रेफर करना चाहिए. उसके भी कुछ लिमिटेड चैप्टर, नॉट ऑल. हमें उसका प्रैक्टिकल हमें ये समझना होगा कि एग्जाम में कोई प्रैक्टिकल यानी कि हमें कोई बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनानी होगी, बट उसका इन्फ्रेंस किसी भी चीज़ को समझना. जैसे ट्रायल बैलेंस का एक सवाल पूछ लिया गया था कि ट्रायल बैलेंस का क्या रोल रहता है, क्या होता है. बेसिकली मतलब उनका बेसिक जो इन्फ्रेंस रहता है वो हमें समझना होगा. उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ के लिए भी सिंपल. तो जो मैंने रेफर किया था तो कुछ बेसिक इंडस्ट्रियल कोड से 4 इंडस्ट्रियल कोड्स हैं जो हमें अभी आए हैं, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था. और मैंने इसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का वेबसाइट जब मैंने उसके गो थ्रू किया तो वहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स के बारे में लिखा हुआ था. तो मैंने उसको YouTube पे डाला और उसी के बारे में एक वीडियो 2 वीडियो जो बेसिक था उसको फॉलो किया. तो वन शुड रेफर दैट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का वेबसाइट भी. वहाँ पे आपको बेयर एक्ट भी मिल जाएगा और उनसे रिलेटेड PDF भी मिल जाएगा और थोड़ा कंटेंट भी मिल जाएगा. या फिर आप थोड़ा स्मार्ट बन के YouTube वगैरह पे या वैसे कैसे भी किसी भी मैगजीन के थ्रू वो पढ़ सकते हैं. उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए
तो मैंने कोई ज़्यादा जनरल रीडिंग नहीं किया था, कोई भी एक बुक कंप्यूटर की उठाइए जिसमें आपका बेसिक्स हो, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग वाला था, तो मुझे कंप्यूटर के लिए मैंने कुछ ज़्यादा कुछ खास पढ़ा नहीं था, तो वही आप कर सकते हैं। और एलिमेंट्री मैथ्स के लिए तो हमने जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, हम अभी देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अब उन कॉन्सेप्ट्स को समझ के उसके 50-50 100 क्वेश्चंस करने से बेटर है कि हम देखें कि पेपर में वो सवाल किस टाइप का पूछता है, तो उस टाइप को पकड़ के उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, तो आई थिंक कि हम 70-80% क्वेश्चंस को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो मैंने यही किया था और बेसिक मैंने मैथ्स के सवाल्स को ऐसे ही डील किया था। उसके अलावा करंट इवेंट्स में बहुत सारे कंपाइलेशंस मार्केट में आता है, जैसे कि मैंने 3-4 महीने का कंपाइलेशंस लिया स्टडी IQ का और थोड़ा GK टुडे और एक मिशन CAPF का, तो उनमें से एक या दो को मैंने किसी को एक को पढ़ा था और दूसरे से मैंने उसको रेफर कर लिया था कि सब चीज़ें कवर्ड हो गया या नहीं हुआ। सो जो मुझे लग रहा था जो रिपीटेड है दोनों में बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली दे रखा है, वो पेपर में आने के ज़्यादा चांस लगे मुझे और मैंने उसको कवर कर लिया। तो इस हिसाब से मैंने बेसिक बुक्स को कवर किया। और जब मेरे को लगा कि मुझे रिविजन्स के लिए ज़रूरत था, तो मैं अकाउंट्स लेबर लॉज के लिए मैं NCERT को रेफ़र नहीं कर पा रहा था दोबारा से, तो मैंने CAPF हब का एक कंपाइलेशन देखा जो कि 100 रुपये के आसपास में था या 50-60 रुपये के आसपास में था, मुझे एग्जैक्टली फिगर ध्यान नहीं है। तो मैंने उसी कंपाइलेशन को लिया और मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये कंपाइलेशन भी NCERT के और ये बेसिक सोर्स के थ्रू ही गया जो मैंने ही पढ़े हुए थे, तो मैंने उसको रिविजन्स के लिए और मल्टीपल रिविजन्स के लिए उसी को रेफ़र किया और मुझे लगा कि वो उसमें से 70-80% क्वेश्चंस आ ही गए डायरेक्टली, तो मुझे लगा इट इज़ अ फ्रूटफुल एक्सरसाइज कि मैंने उस पर रिलाई करके कोई गलती नहीं किया। तो ये मेरा बेसिक बुक्स था। और अगली हम अगर बात करेंगे तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि हम रिमेनिंग 2 महीनों में कैसे उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ी मेहनत, थोड़ा लक, इन सब का एक मिक्सचर के साथ एग्ज़ाम में बैठे और इस एग्ज़ाम को कैसे 2 महीने की तैयारी के बाद पास करने के लिए एक कदम एग्ज़ाम की तरफ कैसे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।